आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि RX 100 को ख़रीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। और अब तो ये बाइक बनती नहीं है, इस बाइक को सेकेंड हैंड ही लिया जाता है। और इस विषय को मैंने दो फेज़ में बांटा है। एक तो पेपर वर्क में कि कैसे जांच लिया जाए, और दूसरा प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं जिनको एक एक करके मैं इस वीडियो में डिस्कस करता चला जाऊंगा। और यहाँ मैं ये भी बात कर दूँ आपको कि इससे पहले मैंने पेपर के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी हैं, और इस फर्स्ट सेगमेंट में मैं पहले आपको पेपर वर्क को पिछली वीडियो के हेल्प से समझा देता हूँ, और उसको इसके फर्स्ट सेगमेंट में मैं जोड़ देता हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि पेपर्स में आपको क्या चीज़ें दुरुस्त रहनी चाहिए। और लेटर ऑन हम बात करेंगे इसके व्यवहारिक रूप में कि आपको और क्या क्या चीज़ें देखनी है जिससे कि आपको सही चीज़ मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पेपर वर्क के बारे में अपनी पुरानी वीडियो को इसके साथ अटैच कर देता हूँ। आप पहले उसको एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैं आज आपको बताऊँगा कि यदि आप अपनी बाइक अपने ही स्टेट में या अपने स्टेट से बाहर बेचते हैं, या फिर आप किसी दूसरे स्टेट से ख़रीदते हैं, तो उस विषय में आपको किन किन डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप किसी बाइक ओनर से कोई बाइक ख़रीदते हैं या किसी दूसरे स्टेट से बाइक ख़रीदते हैं, तो सबसे पहले उसके कागज़ का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी वस्तु करोड़ों रुपए की भी है और कागज़ में अगर वो नील है तो उसकी वैल्यू भी नील है। तो यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये है कि यदि आपकी पसंद की हुई बाइक पेपरों से भी दुरुस्त है तो सोने पे सुहागा है। और दूसरी बात, आपको उस विषय में ये भी जान लेना चाहिए कि जो बाइक आप ख़रीद रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओनर्स के पास ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसका ओनर या तो एक हो या दो हो या तीन, वो जितने ओनर से ट्रांसफ़र होकर के आई होगी उतना ही सरदर्दी आप लोगों के लिए बनेगी। तो पेपर्स वर्क में कम से कम हेडेक लेने के लिए फर्स्ट ओनर या सेकंड ओनर की ही बाइक ख़रीदें। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म 29 की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर लिखा होगा फॉर्म ऑफ नोटिस ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल। इसमें ओनर को साइन करना पड़ेगा जिसकी बाइक है, और उसकी 2 कॉपीज़ उसको सबमिट करानी पड़ेगी। इसके बाद आता है फॉर्म 30, जिस पे लिखा होगा रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल। इसमें दोनों पार्टीज़ साइन करेंगे, और ये एक इंटीमेशन होगा ओरिजिनल ओनर को, जो आरटीओ को देगा कि मैंने इस बाइक को सेल कर दिया है। और इसके अलावा आरसी जो कि ओरिजिनल होगी वो सबमिट करनी है। इसके अलावा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिस पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस ट्रांसफ़र। उसके ऊपर आपको पॉलिसी नंबर और व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर ये सब फिल करके जिसको आप सेल कर रहे हैं
उस पार्टी के नाम ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी अपडेट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों पार्टियों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। अगला है पैन कार्ड। पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60। यहाँ पर पैन कार्ड इसलिए लिया जाता है कि आपके साइन को मिलाया जा सके, जो ओरिजिनल ओनर है उसकी जगह कोई और साइन मार के ना भेजे, तो इसीलिए उसके डॉक्यूमेंटेशंस को क्रॉस चेक किया जाता है पैन कार्ड के थ्रू। और चेसिस का पेंसिल प्रिंट, आप फॉर्म 29 में भी चेसिस प्रिंट ले सकते हैं। आप एक पेंसिल लीजिए और पेपर रख करके जहाँ पे चेसिस नंबर होता है उसको पेंसिल से उभार के बाहर निकाल लेंगे आप, और उसको आपको जमा कराना है। इसके अलावा एक एफिडेविट भी तैयार करना है, सेल एफिडेविट। उसमें सेलर और बायर की पूरी डिटेल्स होंगी, एड्रेस होगा, आईडी वगैरह सब लिखना है, और ओनर उसके अंदर अपना साइन भी करेगा कि मैंने इस पार्टी को बेचा, और पार्टी अपने पैसे भी मेंशन करेगी कितने रुपए में उसने इस बाइक को ख़रीदा। तो ये भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। और दोनों पार्टियों का आईडी प्रूफ भी चाहिए होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन एक्सेट्रा। ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको, अगर आप किसी स्टेट के अंदर अपनी बाइक बेच रहे हैं तो रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आप अपनी बाइक को एक ही राज्य में बेचते हैं और ख़रीदते हैं। यदि आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी को बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो उस विषय में आपको फॉर्म 28 की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एनओसी का पेपर होता है जो आपको आरटीओ से लेना पड़ेगा। उसी के बाद ही आपको ओनर ट्रांसफ़रशिप मिलेगी। फॉर्म 28 जो कि लिखा होता है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, इसकी 3 कॉपियाँ ओनर को जमा करानी पड़ेगी और उसके साथ चेसिस नंबर भी इम्प्रिंट करके देना पड़ेगा। तो फॉर्म 28 एक अलग डॉक्यूमेंट है जो इसके साथ जुड़ेगा यदि आप अपनी बाइक को दूसरे स्टेट में बेचते हैं, बाकी सेम है। तो इस तरह से देखा आपने बाइक सेलिंग फॉर अनदर स्टेट और बाइक सेलिंग विद इन द स्टेट। प्रोसेस सिर्फ 28 फॉर्म नंबर का ही अलग है, बाकी सब सेम है। करता हूँ कि आपको सेल परचेज का पेपर वर्क सारा समझ आ गया होगा, विद इन अ स्टेट और आउट ऑफ द स्टेट बहुत मैंने समझा दिया है। और इस पेपर वर्क में आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब आपको पहले से तैयार करवा लेनी है, और उसके बाद आप ये बाइक किसी अदर स्टेट में ले जा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पेपर वर्क कैसे किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि कोई शंका हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे दूँ आपको। अब चलिए हम इसके कुछ और व्यवहारिकता के रूप में बातचीत कर लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, इस दुनिया में हर तरह के कैरेक्टर का आदमी मिलता है, हर तरह का बिहेवियर आदमी में होता है। उसमें शराफत भी होती है, चालाकी भी होती है, और ठगी के कुछ गुण भी होते हैं। तो जब भी आप ये बाइक किसी से ख़रीदें तो सबसे पहले जिस पार्टी से आप ख़रीद रहे हैं उसके कैरेक्टर को, उसके बिहेवियर को और उसके नेचर को भी आपको उसमें समझना पड़ेगा।
ये बात सबसे पहले मैंने क्यों पॉइंट में रखी है कि जिस व्यक्ति से आप बाइक खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो आपको ठगी का शिकार बना दे। तो सबसे पहले जो बाइक बेच रहा है उसके बारे में थोड़ा सा उसको पहचान लीजिए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा उस बाइक को अच्छे से जानता है। उसके पास वो बाइक कैसे पहुंची, वो फर्स्ट ओनर है, सेकंड है, थर्ड है, या किसी डीलर से प्राप्त की हुई बाइक को वो आगे बेच रहा है, या उसको उसका पास्ट का ही नहीं पता। वो सारी बातें वो आपको नहीं बतलाएगा, लेकिन आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि उसको आप अच्छे से समझ लें। देखिए, दुनिया में ना हर तरह के इंसान मिलते हैं, और एक शब्द आपने सुना होगा ठगी का, यानी कि ठग। तो ये ठग जो है एक क्षेत्र है हमारे यहाँ पे इंडिया में, स्पेसिफिकली यूपी में बनारस है। एक तो बनारसी घोड़े या इक्के जिसे कह सकते हैं जो पहले चलते थे, और एक बनारसी ठग। इनके ऊपर तो टेक्स्ट बुक में चैप्टर भी हुआ करते थे। तो ये जो ठग वाली जो धारणा है ये वास्तव में रही होगी, और लोग पुराने ज़माने में ठगे जाते होंगे। और कोई स्पेसिफिक प्रांत से आती है बात तो ये बहुत से पुराने लोग जानते भी हैं कि बनारसी ठग भी होते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बनारसी ठग होगा, लेकिन ये एक कहावत है, शुरू से चलती आ रही है। अब ऐसा ना हो कि आपको कोई बाइक में ठग ले। तो इसके लिए मैं एक आपको अपनी लाइफ में आप बीती एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं आपको टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्पल क्यों देता रहता हूँ, जिससे कि आपको उससे टॉपिक से रेलिवेंट हो जाए कि ये वास्तव में ही बात हो सकती है, और उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल देना है उसमें बाइक के बारे में तो नहीं है, लेकिन कोई प्रोडक्ट के बारे में है। आप भी ये प्रोडक्ट ही ख़रीद रहे हैं किसी से, तो वो ये बात है 94 के आसपास की। तब मेरे पास एक कावासाकी बजाज होती थी। तो मैं उस बाइक से कहीं जा रहा था, और चौराहे पे मुझे एक, ये समझ लिए, ठग ही मिल गया। अब उस व्यक्ति ने, उस समय क्या होता था, सैन्यों के और सोनी के वॉकमैन चलते थे, जो आप आज की डेट में हेडफोन लगा के चलते हैं ना, वो पहले वॉकमैन कैसेट्स के आते थे, वो चलते थे। तो उसने मुझको दिखाए और बोला कि ये मैं बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्या रेट लेगा? तो उसने बताया कि मैं 400 रुपीज़ में दे सकता हूँ। तो उस समय उसकी कीमत शायद 2000 रुपये थी। तो मैंने कहा 400 रुपीज़ में तो ये सही दे रहा है, और वो मैंने उससे परचेस कर लिया। और ज़िंदगी में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा कि मैं किसी से ठगा गया। उसने मुझे जो प्रोडक्ट दिया वो फटाफट से उसने मेरे हाथ में दे दिया, और मैं उसको लेके चला गया। और जो दिखाया वो देखा भी, और उसके बाद मैं लगभग उसी बाइक से 10 किलोमीटर आगे निकल गया। और तब मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि क्यों ना जो प्रोडक्ट उसने दिया है मुझे, मैं उसको चेक कर लूँ। और जब मैंने उसको खोल के देखा ना, तो वो उसी साइज़ का लकड़ी का गट्ठा था।
और मेरा दिमाग ठनका और मैं फिर दोबारा से बाइक को लेके भागा। तब तक वो वहाँ से चंपत हो चुका था। तो इसे कहते हैं ठग। तो इसी प्रकार से ज़माने में और भी तरह से लोग ठगते हैं। तो उसका शिकार आप ना हो जाओ कि पता चला लेने तो गए थे बाइक और ले आए क्या, सरदर्दी, तो ठगे गए। तो इसीलिए ये पहला पॉइंट मेरा है कि आदमी के कैरेक्टर को आप पहले पहचान लें, क्योंकि वो उस बाइक के बारे में बहुत कुछ जानता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए तब वो बाइक खरीदिए। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, इंश्योरेंस क्लेम। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम क्या है कि लोग इस चीज़ को धंधा भी बना के बैठते हैं। कईयों का बिजनेस होता है कि भाई मैंने 2,000 रुपये भरे थे, मैं 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से खाऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाता है और जो इनका अपना सर्वेयर आता है उससे सेटिंग करके ये इंश्योरेंस कंपनीज को चूना लगाते हैं। और कई बार तो वो इसके आदी हो जाते हैं कि उस गाड़ी को ही उसके लिए यूज़ टू करते रहते हैं और वो गाड़ी ठुकी होती है। तो ऐसा ना हो कि जो भी आप गाड़ी लेके आ रहे हैं वो गाड़ी कहीं ना कहीं से ठुकी हो और उसने उसको छुपा करके बेच दिया हो। तो उसके लिए भी ना, जहाँ से वो इंश्योरेंस कराता था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपलसरी है, वहाँ से आप उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि क्या कभी ओनर ने इसका क्लेम भी लिया था या हमेशा वो 500-600 रुपये सालाना देता ही रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि ओनर कितना चालाक है या ओनर कितना शरीफ है। जो चालाकी वाला दिमाग होगा ना, वो उसको क्लेम लेगा और वो चाहे जानबूझ के ठोके या रफली उसको चला रहा हो, पहले वो बाइक को केयर नहीं करेगा, उसको उसके पैसे की चिंता होगी। जिसको बाइक की केयर होगी ना, वो 600-500 रुपये को देखेगा नहीं। वो ये चाहेगा कि मेरा इंश्योरेंस भगवान ना करे मेरे साथ कुछ गलत हो जाए और बाइक के साथ गलत हो जाए, तो वो उस साइड को देखता भी नहीं है, क्योंकि वो कंपलसरी चीज़ है इसलिए वो करा लेता है। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उसको ये धंधा ही बना लेते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि वो गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कितनी बार हुआ है। 1-2 बार ही जेन्युइन हो सकता है, लेकिन इतने लंबे पीरियड में कई बार बहुत लोग क्लेम करा लेते हैं और वो उसका शिकार हुई पड़ी होती है वो गाड़ी। तो ऐसी गाड़ी को अवॉइड करें, ना लें। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, सर्विस पार्ट्स का बिल। देखिए, कई लोग आपको बहुत श्योरिटी देंगे कि जी हमने तो अच्छा काम कराया, जेन्युइन चीज़ लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके क्या है, देने से ही ना आपका काम पूरा नहीं होता। आप ये देखिए कि वो व्यक्ति कितना ड्यूटी के प्रति जिम्मेवार है। अगर उसने वास्तव में जेन्युइन पार्ट्स लगाए होंगे तो अवश्य है कि उसके पास उनका रजिस्टर्ड बिल होगा और वो भी ऑथराइज शोरूम का, तभी वो पार्ट्स ओरिजिनल होंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर वैसे ये पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन
ये चीज़ इसमें आती है, क्योंकि ये चीज़ अगर गलत लगी हुई है या लोकल लगी हुई है तो वो अभी तो कोई दिक्कत नहीं देगी, कुछ दिन बाद देगी। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं पूरी तरह से समझा दूंगा आपको कि किस तरह से फिर आपको पता चलेगा। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि सबूत के रूप में आप पूछ भी सकते हैं कि आपके पास कोई स्पेयर पार्ट्स का बिल भी है, आपने कोई चीज़ चेंज कराई है तो उसका कुछ बिल वगैरह भी होगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ें दो जगह से मिलती हैं, एक बाहर के ब्लैक मार्केटिंग से, यानी कि जहाँ कोई बिल नहीं देता गवर्नमेंट को, ना टैक्स देता, और एक होता है ऑथराइज, वहाँ से बिलिंग भी होती है और जेन्युइन पार्ट्स की गारंटी भी होती है। तो उससे आपको कम से कम ये तो रहेगा कि इसमें जो भी पार्ट्स लगे हैं वो यामा के ओरिजिनल लगे हैं, मुझे बीच में कहीं धोखा तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं। तो कीप इट इन योर माइंड दिस पॉइंट ऑल्सो। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, वो है बाइक की फिटनेस सर्टिफिकेट। देखिए आपने जितने भी यूट्यूबर्स बना रहे होंगे ना वीडियो, मैं आपको क्लियर बात बता दूं, मेरी एक्सेप्शनल होगी। मैं वो बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। ज़्यादातर लोगों की एक दूसरे की देखी हुई वीडियो होती है, लेकिन मेरे जीवन में ना खुद एक्सपीरियंस बातें होती हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी किसी ने शायद बताया नहीं होगा, खोज के देख लेना। अब फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि ये पता है आपको कि 15 साल की पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसके बाद गाड़ी को कंडीशन करवाना पड़ता है कि ये गाड़ी ठीक है, चलने लायक रोड पे या नहीं है। तो उसके लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट देती है आरटीओ। अगर वो उस फिटनेस सर्टिफिकेट में फेल हो जाती है तो वो गाड़ी सड़क पे चलने लायक नहीं मानी जाती। उसका जब भी चालान कटेगा तो उसको जब्त भी किया जा सकता है और उसको भारी फाइन भी भरना पड़ सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिए ना, सर्टिफिकेट का इस हिंदुस्तान में कितना बड़ा महत्व है। आप एजुकेशन लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं ना, लेते 10th का लेते हो, 12th का लेते हो, बीए का लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेते हो, वो ज़िंदगी भर मान्यता देता है आपको कि आप उतने क्वालिफाइड हो। और तो कोई सबूत नहीं है ना आपके पास, वही एकमात्र सबूत है जो आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला देता है, प्राइवेट जॉब भी दिला देता है। तो वो एक तरह से लाइसेंस है आपके पास कि मेरे पास इस गाड़ी का फिटनेस भी है। बहुतों के पास तो फिटनेस भी नहीं होगा। तो फिटनेस एक ऐसा आधार है उस बाइक का कि कम से कम 50% से ज़्यादा आप उसके ऊपर ट्रस्ट ये कर सकते हो कि ये गाड़ी इतनी तो फिट है कि ये चलने लायक है, ख़रीदने लायक है, उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब ये मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आप ये बातें मुझसे पूछते हैं तो मैंने भी अपनी बाइक का फिटनेस करा रखा है। अब फिटनेस के अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आपको थोड़ा सा भय होता है, डर होता है। डर किस बात का होता है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ, कोई पॉइंट ही ऐसा या क्लू ऐसा ना छोड़ूं जिससे कि मुझे इंस्पेक्टर मना कर दे इंस्पेक्शन करते वक्त कि भाई आपकी बाइक पास नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे, आप अपने बाइक के पार्ट्स के बिलिंग भी रखेंगे नहीं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें पोल्यूशन ज़्यादा है, या ये कार्बोरेटर, या ये इसके अंदर टूटी ऑयल, कुछ भी दे सकता है कि भाई ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो ये तो पोल्यूशन फैलाएगी। और भी कई बातें हैं, ये तो खटारा गाड़ी है।
इसमें टायर नए नहीं हैं, ये स्लिप हो सकते हैं, दूसरे को भी एक्सीडेंट करवाएंगे, इसकी लाइटें ठीक तरह जल नहीं रही हैं, वगैरह वगैरह, कुछ भी वो एक अड़ंगा अड़ा देगा ना, तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब उसको चढ़ाते रहो भोग। तो हमने ये देखा है कि अगर आप खुद सेट हैं, जिसको होता है ना, परीक्षार्थी को, कैंडिडेट को क्या होता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है मेरी पूरी तैयारी है तो मैं पास हो ही जाऊंगा। तो आपने बाइक को उतना तो मेंटेन कर ही रखा है ना कि आपको बोल्डनेस है कि मैं सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ और मुझे पास कर दिया जाएगा, मेरी बाइक को पास कर दिया जाएगा। तो इतना ज़रूर आपको विश्वास हो जाएगा कि यदि आप किसी भी सेलर से आप मांगते हैं कि मेरे को इसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट दिखा दो, तो ये आपको कन्विंस हो जाएगा कि वास्तव में ही उस व्यक्ति ने इसकी केयर करके रखी है और फिटनेस सर्टिफिकेट पॉजिटिव है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब अगला पॉइंट है अवॉइड परचेसिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल वन। प्रोफेशनल वन मतलब कि यहाँ पे जिनका धंधा ही यही है कि इसको बेचो और अपना रोजी रोटी चलाओ। कोशिश करें कि डायरेक्ट पार्टी से आप परचेस कर लें। अगर आपने डायरेक्ट पार्टी से परचेस नहीं किया और किसी मीडिएटर के थ्रू आपने उसको परचेस किया है, तो कई आपने यूट्यूबर्स की यूट्यूबर्स के वीडियोस में आपने देखा होगा कि बताते हैं कि भाई पेपर जो है असली नहीं है, फ्रॉड बाइक हो सकती है, थेफ्ट बाइक हो सकती है, चालान हो सकता है, रॉन्ग पेपर बने हुए हैं, वगैरह वगैरह। ये कौन करता है आपको पता है? ये जनरली आम आदमी नहीं करते, ये मीडिएटर ही करके बेचते हैं क्योंकि उनका धंधा है। और ये सारे काम और ये सारे उल्टे सीधे काम उन्हीं के पास ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप उनसे ख़रीदने जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रख लें कि इसका शिकार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ भी मैं आपको खुल के बताऊंगा। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। जब मैं ये मोटरसाइकिल ख़रीदने गया था तब मेरे पास पैसे पूरे थे इसको ख़रीदने के, लेकिन जब भी हम जाते थे, एक आपको देखो, कोई भी चीज़ नई ख़रीदनी है, चाहे मकान ख़रीदना हो, चाहे गाड़ी ख़रीदनी हो, चाहे इवन शादी भी क्यों ना कराने जाना हो, आप जा रहे हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही तो आपको कैसा फील होगा? ये बाइक उस समय बंद हो चुकी थी। ये बाइक 96 तक नहीं, 95 तक आई है। 96 तक का किसी और स्टेट का रिकॉर्ड होगा, लेकिन जहाँ ये बनती है ना, फरीदाबाद में, वहाँ इसका ये लास्ट सेगमेंट था और वो भी ये बिकने के लिए नहीं था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये अमूल्य थी उसके लिए। ये कैसे बिकी, कैसे आई मेरे हाथ में, एक हिस्ट्री है। तो अब ये जब मैं गाड़ी ख़रीदने जाता था, या मैं आपको डीलर्स की बात कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ, अभी इस डीलर के ऊपर टॉपिक पे आता हूँ। तो मार्केट में जितने भी डीलर्स थे बैठे हुए, एक गाड़ी उनके पास RX 100 नहीं। और विद इन वीक में इसकी ये पोजीशन हो गई कि जैसे आज हम गए हैं
भैया 70 बुकिंग हो चुकी हैं, गाड़ी नहीं है। अच्छा गाड़ी नहीं है तो यार डीलर के पास तो होगी। वहाँ गए तो डीलर के पास सेकेंड हैंड भी नहीं है। अच्छा गाड़ी है ही नहीं, चलो जी वेट कर लिया। फिर उसके बाद दोबारा से गए तो कहते हैं कि भाई 200 पहुँच गई इसकी, 300 पहुँच गई बुकिंग, 400 पहुँच गई। इतनी डिमांड और गाड़ी मिल ही नहीं रही है। ये गाड़ी अपने शोरूम में घूम रही थी। इसकी बहुत हाई कीमत थी उस समय। तो ये बाद में कभी बताऊंगा कि ये किस तरह से मुझे मिल पाई, लेकिन ये मैंने हाथ से नहीं जाने दी। चाहे जितनी मर्जी उसने कीमत लगाई हो या जितनी मर्जी उसने बोला हो, लेकिन इसके पीछे जो टैग लगा हुआ था कंपनी का कि ये हम इसको अमूल्य है बेचेंगे नहीं, लेकिन हमने इसको ख़रीदा। लेकिन उसके बाद ख़रीदने के बाद इसमें जो कंपनी ने भी जो चीज़ें दी वो वास्तव में ही बताती है कि यामाहा RX 100 क्या है। क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉडल में उसने बहुत सी चीज़ें लगाई थी स्पेशल। खैर एनीवे, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो डीलर होते हैं उस समय भी वहाँ डीलरों के पास गाड़ियाँ नहीं थी। तो क्या हुआ कि डीलर से सारी गाड़ी लोग ले गए। अब लोग क्या कर रहे थे कि जिनके पास सेकेंड हैंड गाड़ियाँ थी वो हाथों हाथ मार्केट से बिक गई अचानक ही। लेकिन कुछ टाइम बाद उनमें क्या हुआ कि कुछ एक मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी ली थी। तो बाद में रिपोर्ट मेरे को ये मिली कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं उस समय की, उस समय पार्ट्स भी ओरिजिनल आते थे और कारीगर भी मिल जाते थे, लेकिन पेपर वर्क में फ्रॉड था या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर थी। मैं भी गया था डीलर के पास ये सारी बातें सुनते हुए, क्योंकि डीलर ने ही मेरे को क्लियर कर दिया था कि भाई ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, फिर अगर किस्मत में नहीं लिखा तो नहीं लेंगे। तो ये मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ में फील किया कि डीलर से नहीं लेनी। उसके बाद जब मैं इस बाइक से मैंने अच्छे पैसे भी कमाए लाइफ में, तो मैंने कार ख़रीदी। अब वही सिनेरियो सामने आ गया कि भाई कार किससे ली जाए। मैं भी डीलर के अलावा डायरेक्ट पार्टीज़ के पास भी जाता था, लेकिन क्या हुआ कि जो पार्टीज़ थी वो डायरेक्ट कई जगहों पे इन्वॉल्व ही नहीं थी जहाँ गाड़ियाँ मुझे पसंद आ रही थी ये मारुति की। और उस समय इतना ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। OLX वगैरह ये सब चीज़ें आई नहीं थी। ये बात है 2000 के आसपास की, 2001 के आसपास की बात है। तो मैंने कहा अब डीलर को पकड़ा जाए। तो डीलर के पास मैं गया और मेरे को बार बार डीलर के पास नॉक करना पड़ता, क्योंकि डीलर के पास ही इनके पास ज़्यादा लिंक होते हैं। आम आदमी कैसे, उस टाइम की बात है ये जब OLX वगैरह नहीं होते थे, तब लोग कहते थे कि भाई ऐड दे करके बेचते हैं, और कितना ऐड दे देगा कोई। तो जनरली लोग डीलर को लिखवा के आ जाते थे, या ऐसे ही मार्केट में चले जाओ जहाँ सेल परचेस होता है। तो मजबूरी होती थी कि लोग डीलर के पास जा रहे हैं। अब वो डीलर जो था उसने मेरी मेहनत को देखा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा देख रहा है गाड़ियों को, इसको ढंग की गाड़ी मिल जाए। तो इस तरह का जैसे ये मांग रहा है पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ गाड़ी में कमियां होती हैं।
एनीवे उसने मेरे को साफ कह दिया कि सर दूध के धुले तो हम भी नहीं होते, ये उसके वर्ड हैं। उसने मेरे को अपनी गाड़ी में काफ़ी बार घुमाया, दिखाया गाड़ियों को, और जब उसने मेरी मेहनत देखी ना तो वो पिघल गया। मतलब डीलर के अंदर इंसानियत जाग गई। उसने मेरे को अपनी गुण को खुद ही बता दिया कि सर हमारी जो प्रजाति है ना, जो बरादरी है हमारी डीलरों की, हम भी दूध के धुले नहीं हैं। तो मैंने उसकी इसी बात को पकड़ लिया। फिर मैंने कहा भाई अब तो वो कार लेनी है तो तुझी से ही लेनी है भाई, क्योंकि तूने सच बोला है। अब चाहे गाड़ी में कुछ भी होगा ना, लेनी तुमसे है। तो अल्टीमेटली फिर उसने किसी को रेफ़र किया, उसी का ही जो दोस्त रहा होगा, फिर उसने मेरे को वो कार ख़रीदवाई। और कहते हैं ना, अपने प्रोफेशन की चोट आखिर दे ही गया वो। मैंने उस कार को चारों तरफ से दिखवा लिया, कुछ नहीं हुआ लेकिन वो कार भी ठीक रही मेरी लाइफ में। मैंने 20 साल उसको उपयोग किया उसका। और वो जो गाड़ी थी उसका लेफ़्ट पैनल ठुका हुआ था। वो तब नहीं पता चला जब मैंने उसको ख़रीदा। वो कब उभर के आया? वो उभर के आया धीरे 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 धीरे, लगभग 3 से 4 साल में। तब मैंने शोरूम में चेक करवाया मारुति के कि भाई ये क्या निकल के आ रहा है। तो 3-4 जगह से मुझे बाद में पता चला ये गाड़ी यहाँ से ठुकी हुई है, फ्रंट से इसका कभी एक्सीडेंट हुआ होगा। तो इस वजह से इसके व्हील बैलेंसिंग में प्रॉब्लम थी। 80 के ऊपर थोड़ी काम जाती थी वो, 80-90 पे। और क्या कहते हैं, जो उसका ग्लास था विंडो का, उसके ऊपर से वो जंग खाना शुरू हो गई। वो रीपेंटेड थी उस साइड से। तो मैंने कहा भाई लगा दी चोट आखिर उसने। मैंने कहा चलो, बाकी इंजन वर्क में तो कोई कमी नहीं थी। इंजन वर्क तो बाद में उसका थोड़ा बहुत एक क्लच वगैरह चेंज हुआ। तो खैर एनीवे, ये मैंने डीलर की अपनी आप बीती बताई है। तो जब भी आप डीलर से चीज़ें लें तो बहुत ही फूक करके, विचार को बना करके अपने इन बातों का ध्यान रख लें कि कहीं आपको कोई चोट ना लगा जाए। क्योंकि इसकी कैटेगरी में ही मैंने वो सारी चीज़ें बांधी हैं। जो भी उल्टी सीधी चीज़ होगी ना, वो डीलर के थ्रू ही बिकवाएगा आदमी। जैसे फ्रॉड है, बाइक है, फ्रॉड बाइक है, कोई रॉन्ग पेपर वाली है, कोई केस है उस पर, या चालान है, या थेफ्ट बाइक है, जो भी है, ये सारे ऊट पटांग काम वहाँ से सीधे होके निकल जाएंगे। और बाइक ज़रूर मिल जाएगी। आप सोचोगे भाई यार 30-35 हज़ार ले लो, सस्ती है, क्या होगा, देखी जाएगी। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपको। हम तो ये दुआ देते हैं कि आपके साथ ना हो कुछ, लेकिन कुछ हो इससे बचने के लिए मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। अब मेन इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे आ जाओ कि आप पता कैसे करोगे कि बाइक की कंडीशन कैसी है, जिसके लिए लोग ज़्यादा जांचते हैं बाइक को कि मेरे को जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ वो आफ्टरऑल है क्या, वो गाड़ी में जान है या मुझे काम कराना पड़ेगा, या कैसे मैं उसको पता करूँ। देखिए, मॉडल के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि बाइक की पोजीशन क्या है। RX 100 95 मॉडल या 96 तक भी जो मॉडल बने होंगे, वो अगर दुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, ठीक हैं, तो आप उसको आँख बंद करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब परखना क्या चीज़ है आपको,
देखिए कई लोग होता है कि कई कई बार क्या होता है कि लोग अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, अब क्योंकि घर में चलाने वाला कोई नहीं रह गया तो बेच देते हैं। कई लोग होते हैं कि भाई बहुत रफ एंड टफ यूज़ की हुई होती है और खचाड़ा बन गई तो बेच देते हैं। तो इस दो स्थिति में आपको दोनों पोजीशन मिल सकती है, तो मेंटेन गाड़ी या नॉन मेंटेन खचाड़ा जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि खचाड़ा गाड़ी बन नहीं सकती, बन सकती है। आपको देखना ही है कि उसमें इंजन का काम उसका कितना हुआ है या करवाने वाला है। तो आप अपनी चीज़ें बेसिक देख लें। पहले हम खचाड़ा गाड़ी की बात कर लेते हैं। आपको क्या है कि खचाड़ा किस सेंस में अब मैं बोल रहा हूँ कि उसको बस ये सोच लो कि वो यामा नहीं है, वो एक 3 व्हीलर है। वो ख़रीद लिया आपने, आवाज़ भी वैसी आ रही है और चलाने में संतुष्टि नहीं है, लेकिन यामा है। पार्ट्स भी हो सकता है कई ओरिजिनल लगे हों। तो आपने देखना क्या है, जनरली कार्बोरेटर देखना है, बहुत ज़्यादा छेड़ा हुआ ना हो। अगर किसी कारीगर को ले जाते हैं तो दिखा सकते हैं। अगर तो बाइक दुरुस्त है तो कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाइक खचाड़ा है तो आप दिखवा भी सकते हैं कि भाई ओरिजिनल लगा हुआ है, ठीक है, मेड इन जापान लगा हुआ है, चलेगा। पंप देख लें, पंप को भी चेक कर लें, ओरिजिनल लगा हुआ है। सिलेंडर देख लें, हेड सिलेंडर दोनों का कॉम्बिनेशन देख लें। इंजन में यदि कोई काम हुआ है, हालांकि वो उसने गाड़ी जैसी बना रखी होगी तो वो पता नहीं उसने इंजन भी खुलवा रखा होगा या नहीं, तो आपको हो सकता है संतुष्टि ना हो, आप इंजन का काम कराएं। तो अपना यदि तो उसने काम करवाया है तो कोशिश कीजिए कि उससे बिलिंग करो, बिलिंग जो हुई है वो उससे मांगे। नहीं दे रहा या नहीं दी या नहीं उसको पता क्या लगा क्या नहीं लगा, तो वो राम भरोसे है कि वो गाड़ी में क्या उसने किया हुआ है। और वो आपके ऊपर ही रिस्क है पूरा कि आपको फिर इंजन जब पूरा बनवाना ही है तो आप खुद ही देखिए, फिर उसमें जो ओरिजिनल हैं वो उनसे संतुष्टि कीजिए, और जो लगने वाली चीज़ें हैं वो आप किसी ऑथराइज डीलर से ओरिजिनल लेके लगवाएं इंजन के अंदर। ये मेरी अपनी पर्सनल सजेशन है। और बाहर की जो चीज़ें हैं जैसे रिम वगैरह हैं, ये 10 साल से ऊपर चलते ही नहीं हैं। ओरिजिनल जो आए थे ये चेंज हो जाते हैं। बाकी रिम की कंडीशंस देख लें और टायर ट्यूब की कंडीशंस देख लें, उसके गाड़ी के टैंक की कंडीशन देख लें, अंदर से कितना जंग खाया हुआ है या नहीं भी खाया हुआ। उसके बाद उसको चला के देखना चाहें तो चला के देखें, स्टार्ट करके देखना चाहें तो स्टार्ट करके देख लें। तो ये तो है खचाड़ा गाड़ी की बातें। इसके अलावा एक वो बाइक भी मिलेगी जो मेंटेन्ड है। मेंटेन्ड आपको डीलर के पास भी मिलेगी कि भाई रुपया एक नहीं लगाना। अब यहाँ भी बात दोनों की समझ लो। और एक पर्सनल ओनर के पास भी मिल सकती है कि मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, मैंने बेचना है। हो सकता है आपको अच्छे डिमांड पे पैसे मांगे, तो वो आपके ऊपर है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो दे दो, नहीं करती तो हट जाओ। और अगर डीलर वाली मेंटेन्ड है तो पहले उससे पार्ट्स का बिल मांगो। 99% डीलर जो है ना सेट करके बेचते हैं, वो कोई पार्ट्स की गारंटी नहीं लेगा अंदर की। और जेन्युइन बंदा अगर कह रहा ना मैंने पार्ट्स की गारंटी ले रखी है, अंदर देखो ये बिल और ये चीज़ें लगी हुई हैं इनमें, तो भले ही उसके पैसे ज़्यादा मिल जाएं, दे दें उसको, तो वो चीज़ फिर भी ट्रस्ट करने वाली है। और डीलर ने बोला है कि अंदर क्या लगा हमें नहीं पता, हमने तो आपको ठीक ठाक फिटफाट करके दे दी है, ये चल रही है, ये देखो जी चलती जाएगी, तो वो उसका वही हाल होगा जो मेरी गाड़ी का 4 या 5 साल बाद दिखा था, आपका 2 साल में दिख जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो ये बातें जो है ना मैंने अपने तरफ से एक्सपीरियंस से शेयर की हैं आपको। और भी मैं एक बात बता दूं आपको
कि जो न्यू गाड़ी होगी, मतलब जिनकी मेंटेन्ड गाड़ी होगी, उसमें क्या आपने देखना है कि उसमें कंपोजिशन ऑफ पार्ट्स देखने हैं क्या लगे हैं। देखिए पार्ट्स का बहुत महत्व होता है। मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि जो जापानीज़ पार्ट होंगे और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ये मत सोचो कि इंडोनेशिया से आया है, मलेशिया से आया है, भारत से आया है, कहीं और से आया है, वहाँ का मैन्युफैक्चर्ड आइटम है तो ये काउंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही होगा। इनके ब्रांड थोड़े से स्तर के नीचे होंगे, जिसका स्टैंडर्ड होगा ना वो नीचे होगा। लेकिन अगर जापानीज़ मॉडल में है, जापानीज़ ओरिजिनल मिल रहा है और बेसिक जो इनके पार्ट्स होते हैं वो जापानीज़ मिल रहे हैं आपको, तो आप लक्की बनो। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते जब तक कि इससे छेड़खानी ना की जाए। तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसमें देखें कि पार्ट्स ओरिजिनल मैक्सिमम आपके लगे हैं। तो बाइक को अच्छी कीमत में भी लेना हो तो ले लें, क्योंकि ये कीमतें फिर आपको बाद में देनी पड़ेगी। खचाड़ा गाड़ी को लेने के बाद भी आप देते ही रहोगे लाइफ भर, और कभी भी चलाने का वो मज़ा ही नहीं आएगा। और जहाँ तक देखो डीलर्स की बात है, उनकी 3 तरह की कैटेगरी मैं बांधता हूँ मजबूरी की। एक तो है जिसके पास कोठी है और जिसको एक दूसरे को खानी है बोटी और तीसरे को खानी है रोटी। तीनों का एक ही उद्देश्य है, सेल परचेस करो, अपना धंधा चलाओ। हाउ एवर, कैसे भी। जो कोठी मेंटेन करता है डीलर, भाई उसको तो गाड़ियों की सेल निकालनी है। ध्यान से सुनो इस बात को, हर तरह का डीलर है मार्केट में। जिसको कोठी मेंटेन करनी है ना अपनी 500 गज की, उसको तो गाड़ियाँ ही बेचनी है ज़्यादा, तभी उसकी कोठी मेंटेन होगी। अब वो हाउ एवर क्यों लगाया मैंने, समझदार हो समझ जाओ। दूसरा एक है, इनकी जो बरादरी है ना, इनमें बोटी खाने और दारू पीने वाले भी होते हैं। तो इनको रोज़ चाहिए, इसलिए हमें भी सेल चाहिए इनके हिसाब से। तो ये लोग जो हैं सेल कैसे भी करेंगे, इनको बोटी खानी है। और एक गरीब दास होता है, उसको रोटी खानी है, उसकी तो धंधा ही यही है, उसको रोटी चलानी है अपनी। तो ये सारी चीज़ें हैं तो इनकी मजबूरी, जिनमें ये काम कर जाते हैं और ये प्रोफेशनल होते हैं ये। तो इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा अलर्ट रहना। ये नहीं कि मैं कह रहा कि हर बंदा गलत होता है, लेकिन इनके पास चांसेस कम होते हैं। हर उल्टी चीज़ इन्हीं को भाई, इन्हीं के चेहरे आगे कर दिए जाते हैं। भाई तू देख ले, भाई तू अपने डीलरशिप में कमीशन खानी है, बेचता रहा बैठ के, हमें दे देना। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं और अब ख़रीदने वाला ही जो है उल्लू बनता है। और लास्ट पॉइंट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, वो है कभी भी जो आजकल की जनरेशन है उसके लिए भी ये सजेशन, जो एक्सट्रीम तड़क भड़क वाली, जो चमक धमक वाली बाइकें हैं या मॉडिफाइड बाइक है, मॉडिफिकेशन जिसमें किया हुआ है, उनको लेने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि उनकी जेन्युइनिटी ख़त्म हो चुकी है उन बाइक्स में। हर चीज़ की एक कैलकुलेशन होती है। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं,
दोबारा ये गलत काम आपसे ना हो, कोई गलत कदम ना उठाए इन चीज़ों में, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जान भी लगी होती है इसके ऊपर, आप ही बैठे होते हो। तो इसलिए इन बातों को समझ लो। होता ये है कि ये जापानीज़ डिज़ाइन की हुई बाइक है, और हर चीज़ की कैलकुलेशन का मतलब ये है कि साइलेंसर के अंदर कितना एग्जॉस्ट जाना है, उसका कितना वॉल्यूम है, और उसकी एक कैलकुलेशन है कि जो अंदर से एग्जॉस्ट निकलता है उसको कितनी स्पीड से बाहर निकलना है, उसमें कोई रुकावट या अड़चन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मॉडिफिकेशन में आपको क्या मिलता है, वो जो साइलेंसर की जाली है उसके अंदर R&D होगी आवाज़ के लिए। पीछे क्या होगा, प्रेशर बनेगा ना। उसके बाद क्या होगा कि इसके नीचे दो गास्केट दे रखे होते हैं। एक आपको मिलेगा मेटल में, जहाँ बहुत भारी द्वंद होता है, वो यहाँ मिलेगा ऊपर इन दोनों के बीच में, और एक सबसे नीचे मिलेगा यहाँ, वो मिलेगा नॉर्मल। होगा क्या, आप लोगों ने कई बार देखा होगा या देखोगे लाइफ में, जब प्रेशर पीछे पड़ता है ना तो ये दोनों गास्केट फट के आपके ऑयल को निकालने शुरू कर देती है बाहर, और ऑयल रिसने लग जाता है। रीज़न कोई नहीं बताएगा आपको, कारीगर कहेगा कि इसकी गास्केट चेंज होगी, यूँ बोलेगा बस सिंपली, रीज़न नहीं बताएगा क्यों हुआ। यहाँ से उठा के गास्केट चेंज कर देगा, थोड़ी सफाई कर देगा, और क्या कर ले जाओ। रीज़न ही यही है, आप मॉडिफिकेशन करते हो, आपने जापानीज़ दिमाग लगा लिया क्या। ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि इस टाइप से होने लग जाता है ये सब चीज़ें। और दूसरा, उसकी जो जेन्युइन पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। किसी की चेसी ठुकी पड़ी हो, बैंड हुई पड़ी हो, उसने उसको मॉडिफाई करके बेच दिया, चलो भाई एक सॉल्यूशन ये भी निकल गया हमारा। जैसे सुंदर बीवी होती है ना, सुंदर लड़की आकर्षित करती है ना, उसी तरह से हर चीज़ जो सुंदर होती है उसके पीछे भागने से वो लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट करते हो। कभी सुंदर लड़की से शादी करके देख लेना, 6 महीने में नचा देगी। इसी प्रकार से कोई भी सुंदर वस्तु भी जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए इन चीज़ों के पीछे भागो मत, अपने माइंड का यूज़ करो कि अगला मॉडिफाई करके क्यों बेच रहा है। अगर उसने मॉडिफाई की है तो उसने जेन्युइन पोजीशन को रखा है, ये देख लो। अगर जेन्युइन पोजीशन को छेड़छाड़ करके मॉडिफाई की हुई है वो चीज़, और उस चीज़ के वो पैसे मांग रहा है, तो रेदर देन उसको परचेस करने की बजाय आप ना किसी जेन्युइन जो गाड़ी बिकती है उसको ख़रीद लो, वो आपको ओरिजिनल इंजन में मिलेगी। तो ये बात का आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इतनी मैच्योरिटी वाली माइंड रखते हैं, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ आपको उसके गुणों को देखना, रंग रूप को नहीं देखना। आपको जिस चीज़ के लिए वो बनी है वो चीज़ की परफॉर्मेंस अगर दे रही है तो दी बेस्ट बाइक आपने उससे परचेस कर ली है। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करके बता दिए, जिसमें कि लास्ट में मैं आपको मोटे रूप से बता देता हूँ कि सबसे पहले आप कहीं ठगी का शिकार ना बन जाए, इसीलिए आपके पार्टी जो बेच रहा है उसको, उसका बिहेवियर और नेचर को समझ लें, वो क्या करता है क्या नहीं करता। ये सब धारा उसी के अंदर ही आता है, कितने टाइम से वो उस एरिया में रह रहा है, और ये सारी बातें इसमें आती है।
इंश्योरेंस क्लेम्स को चेक कर लें, मैंने पीछे डिटेल दे दी है आपको क्यों लोग कराते हैं। सर्विस पार्ट्स के बिल को पूछ लें कि यदि रखे हैं उसने तो बहुत ही अच्छा है, आपके परचेसिंग में 4 चांद लग जाएगा। बाइक की फ़िटनेस का सर्टिफिकेट अगर उसने लिया हुआ है तो और भी अच्छा है, ये आपको और ट्रस्ट दिलाता है उस बाइक को ख़रीदने से। और अवॉइड परचेसिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल वन, क्योंकि ये सारे फ्रॉड जो भी जनरली मिलते हैं ये ज़्यादातर इन्हीं से ही मिलते हैं, ये मैंने समझा दिया है। और स्पेयर पार्ट्स का जो कंपोजिशन है वो एक खचाड़ा गाड़ी के अंदर और एक जेन्युइन गाड़ी के अंदर क्या मटेरियल लगा हुआ है वो आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। और उसके बाद डोंट टेक एक्सट्रीम शाइनिंग और मॉडिफाइड बाइक जो आपको अट्रैक्ट करती है एक सुंदर नारी की तरह, तो वो चीज़ पे ना जा कर के आप उसके गुणों पे जाएं, ध्यान से सोचें समझें और फिर अपना फैसला अपने दिमाग को दें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि बाइक यदि चेक करनी है तो आप उसको स्टार्ट करके भी उसके एक्सीलरेटर को छेड़ करके चेक करके देख सकते हैं और उसके स्मोक को देख सकते हैं। आप किसी उस कारीगर को ले जा सकते हैं जो ये काम इसका करता हो। अगर आपको आपकी नॉलेज में आपको नहीं मिलता तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को दिखा सकते हैं जो RX 100 का 5 साल से राइडिंग करता हो उसके ऊपर, तो भी आपका काम चल जाएगा। और RX 100 के अंदर अगर आपको नहीं भी मिलता है तो यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कई बातें, और कंडीशन भी मेरे को मेल करके दिखा सकते हैं, आप वीडियो बना के भी दे सकते हैं। और जितना मैंने आपको डिटेल में बताया है उस डिटेल में अगर कोई पॉइंट उसके साथ क्लू करता है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं कि सर ये इस तरह से है तो क्या मैं परचेस कर सकता हूँ। तो जहाँ तक मेरा माइंड काम करेगा संभव होगा कि मैं आपको सपोर्ट कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो देखने के बाद आपको सारी ये बातों का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि किसी बाइक को ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ें सावधानी से देखी जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।